हेलो एवरीवन, मैं सूरज साहू स्वागत करता हूं आप सभी का संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 6:30 से 8 बजे तक हमारी सीडीपी की क्लासेस चलती हैं। आज ये क्लासेस आप लोगों को रिकॉर्डेड मोड में मिल रही हैं, लाइव नहीं हुई हैं, ठीक है, किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण। तो आज बस ये क्लासेस आप लोगों को किस तरीके से मिलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। बाकी कंटिन्यू हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो हमारी ऑनलाइन मोड में ही चलती हैं, लाइव क्लासेस ही चलती रहती हैं। तो आज आप लोगों को जैसे कि पता है, हमने लास्ट क्लास में ये सारे थ्योरीज जितने भी आ रहे थे हमने सारी चीजें कवर कर लिए थे। आज हमें कहाँ से शुरू करना है? आज हमें शुरू करना है व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत से शुरू करना था, ठीक है ना। कहाँ से शुरू करना था? व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत, मतलब ट्रेट्स ऑफ दी पर्सनैलिटी, ठीक है ना। मतलब किसके द्वारा दिया गया ये सिद्धांत? गॉर्डन आलपोर्ट के द्वारा दिया गया है। ये नाम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। किसके द्वारा दिया गया है? आलपोर्ट के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है, ठीक है। और इसको किस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? इसी को शील गुण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, देखो इसमें ऐसी आदत जो लगभग स्थायी हो वो क्या कहलाती है? शील। देखो शील मतलब हमें पता है, शील मतलब क्या होता है? शिला, पत्थर। पत्थर कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं, है ना। तो बस इस तरीके से हमें ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि शील गुण का सिद्धांत क्या है? ऐसी आदत, ऐसा सिद्धांत जो लगभग क्या हो? स्थायी हो, वह क्या कहलाती है? शील गुण कहलाती है। ऑलपोर्ट के द्वारा यह शील गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के इस तरीके के गुण पाए जाते हैं। एक हो गया प्रमुख विशेषण, केंद्रीय शील गुण और गौण विशेषण। प्रमुख विशेषण मतलब जिसको आप जनरली फॉलो करते हो। केंद्रीय शील गुण मतलब सेंट्रल रूप से, जैसे बोलते हैं ना कि तुम तो आदमी बुरे हो, इंसान ही बुरे हो, तो है ना। तो केंद्रीय शील गुण। और एक गौण विशेषण जो आप किसी समय किसी को देख के या किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश, किसी टेंशनवश आप जिस चीज को धर्म को अपना लो, वही क्या कहलाता है? आपका गौण विशेषण, ठीक है। इसीलिए क्या बोला गया है? लगभग स्थायी। क्या बोला गया है? लगभग स्थायी रूप हो, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें प्रमुख विशेषण। यह वह चीज है जो किसी में पाया जाता है, किंतु जिसमें भी पाया जाता है सारा संसार उससे जाना जाता, सारा संसार उसे क्या करता है? जानता है। मतलब उस चीज को फेमस बना देता है। जैसे आपकी एक चीज, मतलब ये अहिंसा। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में एक चीज, अगर मैं बोलूं कि गांधी जी की एक चीज अगर किसी को बोलने, तो कोई भी बहुत आराम से बोल सकता है। क्या बोल सकता है? अहिंसा, नॉन वायलेंस। बहुत आराम से आप लोग बता सकते हो, है ना। तो एक उन्होंने प्रमुख अपना विशेषण बना के चले। एक अपने उन्होंने अपना क्या बनाया? प्रमुख सिद्धांत। आपको मारना है मारो, पीटना है पीटो, टैक्स हम नहीं देंगे, हमारे घर जमीन ले लो, ठीक है, लेकिन हम आप पे हाथ भी नहीं उठाएंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे। तो ये सारी चीजें जिसके कारण हम क्या हो गए? फेमस हो गए, ठीक है ना। हमने पढ़े ही इतिहास में। चलो क्लियर हो गया है। तो ये क्या होता है? किसी चीज का प्रमुख विशेषण हो गया, लिख के हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखें, इट इज फाउंड इन सम पीपल बट इन whom it is found that the whole world knows it, like महात्मा गांधी। अब बात करते हैं केंद्रीय शील गुण, मतलब सेंट्रल ट्रेट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं सेंट्रल ट्रेट्स? इसको जानते हैं। इस शील गुण में 5 से 10 विशेषताएं शामिल है। जैसे ईमानदार, मतलब अंदर बनते हैं ना तुमने, मैं ईमानदार इंसान हूँ, ये बुरा इंसान है, ये अच्छे इंसान है, ऐसे, है ना। स्पष्ट बोलना, सच बोलना, समय पर आना जाना, यह निष्ठा, ठीक है। अब ये बोला गया, अब ईमानदारी, या तो वो ईमानदार होगा या नहीं होगा। होगा बेईमानी होगा, हर चीज में बेईमानी करता होगा। या तो साफ बोलने वाला होगा, या हर चीज मन में रखने वाला होगा। या तो हर चीज सच बोलेगा, या तो हर ही चीज क्या बोलेगा? झूठ। मतलब ऐसी चीज भी झूठ बोलेगा जिससे मतलब ही ना हो। क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से या तो ऑलवेज लेट, या तो, ठीक है, या तो क्या है? ऑलवेज लेट है, या तो टाइम पे है, या तो फिर निष्ठावादी, ठीक है। समझ में आया? इस शील गुण द्वारा सामान्य व्यक्तियों का व्यक्तित्व मापा जाता है। हम नाप लेंगे कि वो व्यक्ति ईमानदार है, वो व्यक्ति झूठा है, वो व्यक्ति सच्चा है, साफ बोलने वाला है, स्पष्ट बोलने वाला है, स्पष्ट नहीं बोलता है, इस तरीके की चीजें। हर एक में दो आ जाएंगे, ईमानदार होगा, नहीं होगा, वगैरह वगैरह। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो व्यक्ति के सेंट्रल गुण जो कहलाते हैं। अब आ गया गौण विशेषण, सेकेंडरी ट्रेट्स। तो ये सेकेंडरी ट्रेट्स कभी कभी आते हैं, परिस्थितियों के कारण आते हैं, या किसी को देख के
आप जो चीजों को फॉलो कर लो वही क्या कहलाता है सेकेंडरी ट्रेड्स। क्या यार कोई इंसान ऐसा है नहीं, बस उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। देखते हैं इस गुण में भोजन, पहनावा, बालों की बनावट शामिल है। मतलब जिसको देख के आप पहली बार में किसी को देख के जज कर लेते हैं तो इसके कपड़े ऐसे हैं, तो हो सकता है वो किसी मेहनत से या उसके पास समय ना हुआ हो, या अभी कोई परिस्थिति ऐसी चल रही हो उसकी, है ना, या उसने बाल नहीं बना पाया या जो भी किसी कारण से किसी भी XYZ रीजन से ऐसा है ना। तो आप जिसको एकदम देख के जिसको जज कर लिया जाता है वही किसमें आएगी, गौण विशेषण या सेकेंडरी ट्रेड्स में आएगी। क्लियर हो रहा है, समझ रहा है। हमने पहले देख लिया प्राइमरी, सेंट्रल और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब ऐसे ट्रेड्स, प्राइमरी ट्रेड्स में क्या आ जाएंगे, ऐसे ट्रेड्स जो, ठीक है बिल्कुल, हाँ ठीक है, इसमें तो है। सेकेंडरी ट्रेड्स, सॉरी सेंट्रल ट्रेड्स क्या, जो व्यक्ति है अनिवार्य रूप से पाए ही जाते हैं, या तो हर छोटी छोटी बात में झूठ बोलेगा, सच बोलेगा, ईमानदार होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ठीक है। और एक होता है सेकेंडरी ट्रेड्स जो परिस्थितियों के कारण, किसी परिस्थिति के कारण, किसी परिस्थिति के कारण पहनावा, किसी तरीके के भोजन, किसी परिस्थिति के कारण भोजन, तो ये होता है हमारे सेकेंडरी ट्रेड्स। समझ में आ गया ना, क्लियर है। इसके बाद हमारा शुरू होता है व्यक्तित्व का मापन, मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इसी को क्या बोलेंगे, मेजरमेंट ऑफ, लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इसी को क्या बोला जाएगा, मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। चलो व्यक्तित्व का मापन देखते हैं। व्यक्तित्व का मापन कितने तरीके से, 3 प्रकार से किया जा सकता है। पर्सनैलिटी कैन बी मेजर्ड इन 3 वेज। फर्स्ट आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरी प्रक्षेपीय विधि, ठीक है ना, है ना। क्या क्या देखते हमने, आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपीय विधि, ठीक है। इसमें सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। पहला आ जाता है आत्मनिष्ठ विधि, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं, सब्जेक्टिव मेथड। ऐसी विधि जिस पर मापन करने वाले का प्रभाव पड़ता है ना, हाँ, मतलब इफेक्ट आ रहा है, मापन करने वाले पर भी क्या आ रहा है, इफेक्ट आ रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, सिंपल। दूसरा इसी में टाइप देख लो, साक्षात्कार, इंटरव्यू, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हमने क्या बोला, आत्मनिष्ठ विधि में, सब्जेक्टिव विधि में, ऐसी विधि जिस पर मापन करने वाले का प्रभाव पड़ता है, कौन माप रहा है उसका प्रभाव पड़ता है। अगर मैं आप लोगों के सामने कोई बड़े बड़े ऑफिसर या बड़े ऐसे कुछ रख दूं तो इंटरव्यू जैसा तो आप वैसे ही नर्वस हो जाओगे, अरे इंटरव्यू में आंख से पसीना आने लगेगा। और अगर दोस्त के सामने है, अरे नॉर्मली, बहुत नॉर्मल, ठीक है, भले सेम क्वेश्चंस दोस्त पूछे तो आप हो सकता है उसके अच्छे जवाब दे दो, सही तरीके से जवाब दे दो, और वो सेम क्वेश्चंस को इंटरव्यूअर द्वारा पूछे गए तो आप क्या हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। समझ में आ रहा है ना, घबरा सकते हो, परेशान हो सकते हो, नर्वस हो सकते हो, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। तो वही क्या हो गई, आत्मनिष्ठ विधि। इसमें देखो क्या क्या चीजें मानी गई, साक्षात्कार, इंटरव्यू, अभी मैंने बता दिया, जिसे किस नाम से, प्रक्षेपण विधि, ऑब्जर्वेशन करने के लिए। अब ऑब्जर्वेशन करने की जो विधि होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से इंटरव्यू हो जाए या इनडायरेक्ट रूप से। प्रत्यक्ष रूप से आप बैठे हो, मैं सामने हो, मैंने आप लोग से डायरेक्ट पूछ लिया आपका नाम, आपकी हॉबीज, क्या काम है, और 2-4 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, वही हो गया डायरेक्ट। देखिए खुद किया जाए तो प्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष आप लोगों के लिए रिश्ता आया, अब रिश्ता आया है तो मान लो लड़के वाले हैं, तो लड़के वाले आप लोगों से डायरेक्टली पूछेंगे कि आप कैसे हो, तो आज पड़ोस वाले से पूछेंगे कि भाई लड़की कैसी है, परिवार कैसा है। समझ में आ रहे हैं, लड़की वाले लड़के से थोड़ी पूछेंगे क्या करते हैं, कैसा लड़का है, क्या नहीं है ना। वो आज पड़ोस वाले, कॉलोनी वाले, मोहल्ले वाले, जॉब के आसपास के, भाई कैसा नेचर, कैसा है, व्यक्तित्व कैसा, समझ पा रहे हो। तो खुद से ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में दूसरों के द्वारा पूछताछ या पूछताछ करना, पता करना, ठीक है। चलो ये हो गया आस्किंग और फाउंडिंग आउट बाय अदर्स, ठीक है ना, दूसरों के द्वारा। एग्जांपल के रूप में हमने समझ लिया, ये होता है प्रत्यक्ष और ये हो गया अप्रत्यक्ष। व्यक्ति इतिहास विधि, केस स्टडी, इसी को क्या बोलते हैं, केस स्टडी। इसका इतिहास कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है, ठीक है, क्या करता था, क्या है, क्या नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है व्यक्ति इतिहास विधि। देखिए जिसमें छात्र को एक विशेष समस्या, मामले का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर मैं केस स्टडी की बात करूं कि अगर बोला जाए, जैसे आप लोगों ने पहले भी ये बात का एग्जांपल दिया हूं कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। चलो एक केस स्टडी का क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए, है ना, अगर सुने हो तो बहुत अच्छे से बता सकते हो आप लोग। आप गाड़ी चला रहे हो,
अचानक से सामने एक तरफ एक बूढ़ी लेडी आ जाए और एक तरफ एक बच्चा हो, तो आप किस पे गाड़ी चढ़ाओगे या आप क्या करोगे सबसे पहले, है ना? ये जो बहुत फेमस है, लेकिन ये एक तरीके का क्या बोला जा सकता है, केस स्टडी। ऐसे बहुत, अगर ये तो चलो ठीक है जोक्स अपार्ट, मजाक में देखा तो ऐसी केस स्टडीज आप लोग की बहुत अलग अलग जगह पे भी देखी जाती है। जैसे आप एक बस में हो, बस में आपका परिवार है ना, लेकिन कुछ गुंडे आ गए बस में, आप चाहो तो उन गुंडों को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उनके पास गन है ना, ऑप्शन है आपके पास कि आपको बस को बचाओ या अपने परिवार को बचाओ। गुंडे ने बोला कि तुम्हारे परिवार वाले मेरे साथ रहेंगे लेकिन पूरी बस को छोड़ दिया जाएगा, है ना, और फिर सिर्फ हम तो आपके परिवार वालों को रखेंगे, आप हमारी डिमांड पूरी करो। तो आपके पास ऑप्शन है कि 100-150 लोग बस में हैं जो उनको बचाओ या केवल अपने 2 परिवार वालों को बचाओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे इस परिस्थिति में? ये क्या एक तरीके की केस स्टडी। आपके हाथ में गन है ना, और आपके सामने 2 लोग हैं, अचानक से आपके पास मौका है कि आप 4-6 लोगों को बचा सकते हो या इसको मार सकते हो, तो आप क्या करोगे, ठीक है, क्या आप गन का इस्तेमाल करोगे? तो इस तरीके की बहुत सारी केस स्टडी जब आपका माइंड देखा जाता है। इसी तरीके से ये तो हमने बड़ी केस स्टडीज दी, बच्चों के साथ भी केस स्टडी करके क्या किया जा सकता है, आप उस बच्चे का या उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पता लगाया जा सकता है। किया है केस स्टडी। नेक्स्ट है संचित अभिलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचित अभिलेख। इसमें क्या है, इसमें केवल एक व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है। इसमें किसका रिकॉर्ड होता है? केवल एक व्यक्ति का रिकॉर्ड होता है, उसके बारे में जाना जाता है, पास्ट रिकॉर्ड है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा था, ऐसा करता था, ऐसा काम करता था, इसके आधार पर उस व्यक्ति के बारे में जाना जाता है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। नेक्स्ट देखिए वृतांत अभिलेख, मतलब एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसी को बोलते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्लियर हो रहा है? तो देखा जाए जब व्यक्ति का मापन बिना किसी योजना के अचानक किसी विशिष्ट व्यवहार को देखकर किया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? वृतांत अभिलेख। बताइए भी क्या है? अचानक से उसको बस जज किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, उस समय जो चीज कर रहा है, जो भी चीजें वो कर रहा है, उसी से क्या पता लगाया जाएगा? उसका व्यक्तित्व, उसका नेचर डिसाइड किया जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट देखेंगे वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड्स। नेक्स्ट कौन सी आ रही है? ऑब्जेक्टिव मेथड्स। इसमें क्या है, इस विधि में व्यक्ति, देखो यहाँ तक क्लियर हुआ सारी चीजें। एक बार अगर देखें हमने तो हम कहां से देख रहे थे? हम व्यक्तित्व का मापन देख रहे थे। हमने पहले देखे आत्मनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि में कहीं ना कहीं पर्सनली, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या तो मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूंगा या आपके किसी मित्र से, आपके परिवार वालों से पूछ के मैं पता लगा लूंगा, या किसी कारण से आपको छुप के देख रहा हूँ। डायरेक्टली आत्मनिष्ठ आपके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर ले रहा हूँ। उसी के प्रत्यक्ष, डायरेक्टली अप्रत्यक्ष इंटरव्यू वगैरह की चीज हो गई। इंटरव्यू भी हम डायरेक्ट देख रहे थे, व्यक्ति का इतिहास डायरेक्ट, फिर संचित अभिलेख किस तरीके से वो हरकतें कर रहा है, या फिर उसको बताया नहीं गया है, डायरेक्ट उसको देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें थी जब आप व्यक्ति को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आती है आपके पास ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड मतलब कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आप लोगों ने अगर पता नहीं कभी मूवी में देखा है कि नहीं, या इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि नहीं, कभी कभी लोगों से डायरेक्ट मान लो वो परेशान है या सजेशन कोई चीज में ले नहीं पा रहे हैं, तो इस तरीके का एक साइकोलॉजी, अगर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बताऊं कि इस तरीके का एक गेम खिलाया जाता है। ठीक है, कि मैं अगर बोलूं जो भी चीज, उससे आपके दिमाग में पहला जो थॉट आता है आप बोल सकते हो उसको। जैसे अगर आपको एग्जाम में माइंड में कंफ्यूजन है कि आपको कहीं घूमने जाना है या नहीं जाना है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो कि आपको इस जगह जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कंफ्यूज हो तो डिसीजन कैसे लेंगे? तो आपने बोला किसी साइकोलॉजिस्ट से कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो बोलेगा ठीक है जो चीज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उस चीज से आपको पहले जो चीज आती है वो आप बोलो। जैसे नाश्ता, तो आपको जो पसंदीदा आप तुरंत बोल दोगे ऐसे। ठीक है, बोलूंगा बारिश, तो आप बोलोगे पकौड़े या चाय, है ना, पहली चीज। उसी के बाद बोलेंगे घूमना, तो पसंद है, तो पसंद है तो जाओ, नहीं पसंद तो मत जाओ, मना करो। तो इस तरीके से ऑप्शन दे देके व्यक्ति के व्यवहार को पहचाना जाता है। ठीक है ना। देखिए वास्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड, इस विधि में व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछे जाते हैं जो स्वयं से संबंधित होते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया, जो उससे संबंधित होते हैं। प्राप्त उत्तरों से ही उसके व्यक्तित्व का परीक्षण उसकी हरकतों से नहीं कर रहे हैं, पिछले बार उसकी हरकतों से कर रहे थे, इधर क्वेश्चन पूछेगा, उसके हिसाब से उसके परीक्षण किया जाएगा, है ना। कि मान लो एक व्यक्ति ऐसा उसने उसका मर्डर कर दिया क्योंकि उसकी हत्या हो सकती थी, तो सामने वाला क्या जवाब देगा? सही तो दिया, जवाब हो जाएगा।
तो उससे उसके व्यक्तित्व का भी पता चलता है। ठीक है, इसी में कुछ टाइप आएंगे। सबसे पहले देखिए व्यक्तित्व आविष्कार, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। इसमें क्या है, इसमें प्रश्न की एक सूची होती है। प्रश्न सरल, छोटे, सीधे, स्पष्ट होते हैं। प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में देना होता है। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर किसमें देना रहता है, यस और नो में, हाँ या ना में देना होता है। प्रश्न प्रथम कारक में होते हैं। प्रथम कारक में मतलब आईडी वाले जो प्रश्न होते हैं ना, मैंने वाले जो प्रश्न होते हैं वही प्रश्न होते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, प्रथम कारक में प्रश्न होते हैं। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, व्यक्ति आविष्कार या पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, जहां इन शब्दों में आंसर देके पहचान करता है। ठीक है, मैं चोर हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं सहयोगी हूँ, इस तरीके के और भी क्वेश्चंस ये तो आपके लिए क्या होंगे, एग्जांपल्स होंगे। ठीक है, क्लियर है ना। व्यक्तित्व आविष्कार के उदाहरण देखेंगे, मिनीसोटा मल्टी फिजिकल पर्सनालिटी टेस्ट। इस तरीके के टेस्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, मिनीसोटा मल्टी फिजिक पर्सनालिटी टेस्ट। अलग अलग तरीके के मल्टी फेज में, अलग अलग फेज में पर्सनालिटी के टेस्ट होते हैं, है ना। इसी को किसके द्वारा दिया गया है, हार्थवे के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, हार्थवे के द्वारा दिया गया है ना। बेल के द्वारा दिया गया, देखिए बेल एडजस्टमेंट इन्वेंटरी, बेल समायोजन आविष्कारिता। ठीक है, क्लियर हो रहा है। एक और देखिए, इसे PF16 के नाम से भी जाना जाता है। पर्सनैलिटी फैक्टर कहाँ है, पर्सनैलिटी फैक्टर 16 किसके द्वारा दिया गया है, कैथल के द्वारा। इसको किस नाम से जाना जाता है, PF16 के नाम से जाना जाता है। पूछा भी गया है कि व्हाट इज PF16। PF16 क्या है, तो पर्सनैलिटी व्यक्तित्व के मापन का एक तरीका है। किसके द्वारा दिया गया है, PF16 कैथल के द्वारा। फुल फॉर्म अगर पूछे तो पर्सनैलिटी फैक्टर। ठीक है, व्यक्तित्व कारक इंग्लिश में पूछता है पर्सनैलिटी फैक्टर। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया है ना। तो ये व्यक्तित्व के जो हमारा आविष्कार देखिए उसी के उदाहरण है, किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह ये सब पूछ के ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्नावली। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नावली क्वेश्चन है। देखो, इस विधि में भी प्रश्नों की सूची होती है जिसका उत्तर व्यक्ति को वहां पे कैसा था, यस और नो। यहाँ पे कैसा है, लिखित में। व्यक्ति को कैसे देना है, लिखित में देना है व्यक्ति को। ठीक है, देना होता है। इसका प्रयोग तब होता है जब तथ्यात्मक सूचना की आवश्यकता होती है। इसमें प्रश्न द्वितीय कारक में होते हैं। ठीक है ना, मतलब दूसरों से रिलेटेड इसमें प्रश्न होते हैं और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए। कॉन्सेप्ट, अगर आपके कॉन्सेप्ट जानने हैं, ठीक है, कि आपको कितना समझ में आ गया है, ठीक है, तो आप किसको जानोगे, प्रश्नावली का इस्तेमाल करोगे, क्वेश्चन है उनसे लिखित में लोगे। ठीक है ना। तुम चोर हो, तुम मैं ईमानदार हो, तुम सहयोगी हो, है ना, तो उस पर डिटेल देना चाहिए कि आप कोई सहयोगी है नहीं है, तुम मैं ईमानदार हो, तुम ईमानदार हो। ठीक है, तो इस तरीके के क्या आ जाते हैं हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेटिंग मार्क्स। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, रेटिंग मार्क्स। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी चीज है ये। इसमें व्यक्तित्व के शील गुण हमने पढ़े अभी शील गुण के बारे में लिए गए निर्णय को कुछ श्रेणियों में रिकॉर्ड किया जाता है, जिन्हें 3 से 7 बिंदुओं तक अंक दिए जाते हैं। शील गुण हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। उसके अलावा में व्यक्ति को कुछ न कुछ रेटिंग्स दी जाती है, 3 से 7 के बीच में पॉइंट दिए जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हमारा रेटिंग मार्क्स। रेटिंग दिए जाते हैं 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7 तक। ठीक है, चलो इसके बाद आता है चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट क्या है, वहां यस और नो में पूछा जा रहा था। यहाँ पे चेक बॉक्स बने रहते हैं। चेक बॉक्स जानते हैं हम लोग, ठीक है, आप लोग से यहाँ पॉइंट लिखा है, आप चेक कर दो उसको बस। ठीक है, ये होता है चेक बॉक्स। ठीक है, चेकलिस्ट। देखो, चेकलिस्ट में चयनित शब्दों और व्यक्तियों की सूची होती है। इसके द्वारा व्यक्ति विशेष में कोई विशेष गुण है या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। ठीक है ना, इन चेक बॉक्स द्वारा कि आपकी क्या क्या सूची है, बहुत बड़ी लिस्ट रहती है। उस लिस्ट में से व्यक्ति को क्या पसंद है, खेलना पसंद है, सोना पसंद है, मूवी देखना पसंद है ना। आप दिन में अगर मान लो आपको 24 घंटे दे दिए जाए और उस आपके जीवन के आखिरी 24 घंटे हैं, तो आप क्या करोगे। ठीक है ना, इस तरीके का क्वेश्चन भी कई जगह पूछा जाता है कि जीवन का आपके अगर आखिरी 24 घंटे हैं तो आप क्या करोगे, अगर आपको पता चल जाए कि आखिरी 24 घंटे।
है ना। तो कुछ लोग बोलेंगे मैं तो सोऊंगा, मैं तो अच्छी अच्छी चीज खाऊंगा, है ना, अलग अलग जगह घूमने जाऊंगा, है ना। तो इस तरीके के पिक्चर बहुत रहेंगे तो आपको क्या क्या है वो उससे आपकी क्या पता चल जाएगी, पर्सनैलिटी पता चल जाएगी। अगर उसमें भी आप बात करोगे कि मैं तो उस समय पढ़ाई करूंगा, ठीक है, मैं बड़े लोगों से मिलने जाऊंगा, उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगूंगा, ठीक है, तो समझ जाएगा सामने वाला भी बिल्कुल ऊपर आ रहा है। हाँ ठीक है, चलिए दूसरा आता है समाज नीति, है ना, या सोशियोमेट्री, जैसे ज्योमेट्री होता है इसी तरीके से सोशियोमेट्री समाज नीति। ठीक है, देखिए इस विधि में प्रत्येक बालक द्वारा या प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने मित्र का चयन किया जाता है। यह समूह के सदस्य के पसंद एवं नापसंदी को स्पष्ट करता है। ठीक है, किस तरीके के दोस्त बना रहे हो आप, किस तरीके के आपकी चयन है, क्या आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्या सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, उसी से क्या करा जाएगा, उसी से ये पता लगाया जाएगा कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी को बोला जाता है सोशियोमेट्री। तीसरी विधि आती है हमारी प्रक्षेपण विधि, प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक है, चलिए ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहती है ना। देखो इसमें क्या है, इस विधि में व्यक्तित्व से संबंधित सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते। आप लोगों ने टेरो कार्ड रीडर का नाम सुना है? टेरो कार्ड रीडर, टेरो कार्ड रीडर, कार्ड वगैरह देख के भविष्य बताते हैं, काइंड ऑफ वैसे ही कुछ। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप बांट दिए, जिस टाइप के बारे में भी आप लोग देखोगे, तो कोई कार्ड पे आपको कार्ड दिखा के आपसे कुछ पूछेगा, कोई इमेजेस में कुछ पूछेगा, कोई आपसे कुछ दूसरी चीज में पूछेगा। देखिए शब्द साचार्य परीक्षण, इसको बोला जाता है वर्ड एसोसिएटिव मेथड। किसके द्वारा दी गई? तो आप लोग इसी को हिंदी में कभी कभी युग लिखते हो, है ना, जब मैंने बताया तो इसी को युग भी पढ़ा जाता है, इंग्लिश में इसको भी लिखते हैं, युग भी बोलते हैं, इसी को क्या बोला जाता है? युग भी बोला जाता है। इसमें कुछ शब्दों को एक एक करके व्यक्ति को सुनाया जाता है। शब्दों को सुनने के बाद व्यक्ति के मन में जो पहला शब्द आता है उसे बताना होता है। आप लोग सुने हुए हो, आपको एक एक करके, मतलब मान लो आप लोग बैठे, एक एक करके वर्ड्स बोले जा रहे हैं, पैरेट, लॉयन, पीकॉक, गुड, बैड, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड बोले गए, इकट्ठा ढेर सारे शब्द सुना दिए गए। उसके बाद बोले बताओ क्या याद है, तो अब आपको कौन कौन सा वर्ड याद है? जैसे अभी तक मैंने कौन कौन सा वर्ड बोला? सबसे पहले आपके माइंड में आया लॉयन, आपने पैरेट नहीं बोला लेकिन आपने पैरेट बोला। इस तरीके की चीजें समझ में आ रहा है। तो उससे कुछ कुछ पर्सनैलिटी के इनके ट्रेट्स रहते हैं। ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कुछ अच्छे वर्ड्स ऐड कर देंगे, कुछ बुरे वर्ड्स ऐड कर देंगे। अब व्यक्ति कौन से वर्ड्स को क्या कर लिया, कैच कर लिया। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो तुरंत माइंड में सेट हो जाते हैं, तो कैसा व्यक्ति है, कौन से वर्ड्स को कैच कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हो गया शब्द। ये पूछा गया है कि शब्द साचार्य किसके द्वारा दिया गया है, जो, क्योंकि अभी एक शब्द है, फिर धीरे से वर्ड आएगा, पैराग्राफ भी आएगा, लाइन भी आएगी। ठीक है ना, एक एक करके सारी चीज है। देखो दूसरा है रोस्ट्रा परीक्षण या शाही धब्बा परीक्षण। ठीक है, रोस्ट्रास टेस्ट या इसी को इंक ब्लॉट टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, इंक ब्लॉट टेस्ट पूछा गया है इसी नाम से। किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, एच रोस्ट्रास द्वारा इसको दिया गया। देखो इस परीक्षण में शाही के धब्बे वाले 10 कार्ड, नॉर्मल कार्ड, ये दिया भी गया साइज, किस कार्ड के आप किस साइज का आपके कार्ड लेंगे होते हैं, जिन्हें देखकर बताना होता है कि क्या दिखाई दे रहा है। आप लोग बादल देख के बताते हो, देखो बादल से भालू दिख रहा है ना, बादल की शेडो से क्या देखो ये, है ना। उसी तरीके से शाही ये एक तरीके से भविष्य नापने वाली भी चीज होती है, पता है, चाय की पत्ती से नापना। टैरो कार्ड जैसे होती है ना, वैसे कप रीडिंग भी आती है, आपको चाय का कप दिया जाएगा, किस तरीके की आकार की आपकी आकृति बन रही है, उससे भविष्य बताया जाता है। तो उसी तरीके से आपको कार्ड दे दिया, अब उसमें अलग अलग वो नहीं देखे हो, वो ऐसे शेड करने वाला टेल करके कि किसको क्या दिख रहा है, किसको क्या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके का कुछ आप लोग समझ सकते हो कि बहुत सारे डॉट्स हैं, अब किसी को बिल्ली दिख रही है, किसी को चूहा दिख रहा है, ये तो एक एग्जांपल है। किसको क्या दिख रहा है उससे क्या नापा जाता है, व्यक्तित्व नाम। डायरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, ईमानदार हो, बुरे हो, अच्छे हो, लेकिन इनडायरेक्टली किसी को शब्द कौन से याद है। अब किसी को बैड वर्ड याद थे, किसी को गुड वर्ड याद थे, ठीक है ना, पर्सनैलिटी पता चली, है ना। किसी को ऐसे वर्ड्स याद थे जो दिखा रहा है कि आपके अंदर क्वालिटी है, किसी लीडरशिप की क्वालिटी। किसी को ऐसे वर्ड्स याद थे जिससे डर साबित होता है, तो पता चलता है कि आप डर के रहते हो।
किसी को कुछ याद ही नहीं था, मतलब हाँ एक दो वर्ड ही बोल पाया, एक भी वर्ड नहीं बोला। अरे बताओ, कुछ तो बताओ। कोई बोल ही नहीं पाया, फिर पता चल गया वो क्या है, इंट्रोवर्ट है, याद है या बोला नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अभी यहीं पे अगर हमने बोले कौन सा वर्ड्स, तो कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने नहीं बोला, ठीक है, समझ में आता है। इससे क्या होगा, व्यक्तित्व की पहचान, भले छोटे रूप में भी पहचान दो कौन सा वर्ड। उसी तरीके से शाही डब्बे आपको क्या दिखा, क्या नहीं दिखा, तो ये सारी चीजें हो गई किसके द्वारा, रोशराज के द्वारा इसको दिया गया है। क्लियर हो गया, ठीक है। बात अगर देखें डिस्टेंस कंटेंट्स 10 कार्ड्स विद इंस्टेंस वगैरह। नेक्स्ट देखिए वाक्य पूर्ति। एक आपने शब्द वाला देखा, एक आपने डॉट वाला देखा, इंग्लिश की शायरी वाला। दूसरा आ रहा है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, मेरे पिता, कंप्लीट करिए स्लाइड अपने अपने हिसाब से, ठीक है। मेरे पिता बहुत ईमानदार है ना, मेरे पिता बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, मेरे पिता बहुत बहादुर है, या आप कुछ भी चीज, तो बच्चे किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हो रहा है उससे, ठीक है। मुझे घूमना, ठीक है, मुझे घूमना अब पसंद है, नहीं पसंद, बहुत अच्छा लगता है ना, ये मैं घूमने अक्सर जाता हूँ, तो उससे आप लोग को क्या पता चलेगा। मुझे सबसे अधिक भय, बताइए इसको पूरा करो। वो देखिए नेचर पता चला, सांप से भय लगता है, और सांप से नहीं, मुझे सबसे अधिक भय इंसानों से लगता है। ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है, इंसानों से जैसे ही आपने बोला, तो इससे क्या पता चला, ट्रस्ट इश्यूज, आप जल्दी ही सब पे भरोसा नहीं कर पाते, ट्रस्ट इश्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या पता चलती है, यहाँ पे पर्सनैलिटी पता चल जाती है, ठीक है, व्यक्तित्व तो पता चलता है, ठीक है। चलो क्लियर हुआ, समझ में आया। ऐसे तो ये तो एग्जाम्पल के रूप में लिखे गए हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें अलग अलग आ सकती हैं, ठीक है। चलो क्लियर है ना, समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है विषय आत्मबोधन परीक्षण, ठीक है। विषय आत्मबोधन परीक्षण क्या है, हाँ ठीक है, हाँ किसके द्वारा, मुरे मॉर्गन द्वारा दिया गया है। इसमें क्या है, 31 कार्ड्स रहते हैं। कितने कार्ड्स रहते हैं इसमें, 31 कार्ड होते हैं, 30 चित्रित एवं एक सादा। 30 में साइंस रहते हैं और एक प्लेन रहता है। इन 30 में जो रहते हैं वो 15 मेल डोमिनेंट रहते हैं और 15 फीमेल डोमिनेंट। मतलब एग्जाम्पल के रूप में समझना, 15 कार्ड में से कुछ कार्ड, एक में लिपस्टिक होगी, ठीक है, और क्या क्या होते हैं, क्लचर बना दिया, आईलाइनर, हेयर ब्रश, या कुछ ऐसे मेल डोमिनेंट वाले में, जैसे मान लो फुटबॉल, ठीक है, या जीन्स, कुछ ऐसे कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया गया और लोगों को दिया जाता है। देखिए व्यक्ति को लिंग के आधार पर 10 मतलब 10 मेल और 10 फीमेल वाले कार्ड अलग अलग सत्र में दिखा के, और 10 कैसे रहते हैं, मिक्स्ड। 10 देखो ये इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन में लिख देता हूँ। 10 है आपके मेल वाले, 10 रहते हैं फीमेल वाले और 10 रहते हैं मिक्स्ड, ठीक है, और एक तो सादा है, ठीक है। कहाँ है ये देखिए, 30 चित्रित होते हैं और एक कैसा रहता है, सादा रहता है, और व्यक्ति को एक एक करके ये चीज दिखाता है। तो इससे क्या उसके माइंड में आता है, क्या नहीं आता है, ठीक है, किस तरीके की उसकी सोच है, क्या इस्तेमाल। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में है ना, अपन ने एक लिपस्टिक वाला चीज बता दी, लिपस्टिक, अब उसको फीमेल देख के क्या रिप्लाई कर रही है, कोई मेल देख के क्या रिप्लाई कर रहा है ना। तो मेल होगा तो अगर बोल दिया बिल्कुल बेकार की चीज, मतलब थोड़ी सी उसकी सोच पेट्रियार्कल है, पितृात्मक सोच रखता है। कैसे सोच रखता है कि आपने उस चीज को वैल्यू ही नहीं दी, कि बिल्कुल काम की चीज नहीं है, किसी के लिए तो काम की है, और जिसके लिए काम की है क्या वो व्यक्ति या वो समाज आपके लिए काम का नहीं है, ठीक है ना। यही वही एक व्यक्ति होगा बोलेगा आजकल मेंस भी यूज कर रहे हैं, मतलब विचार कैसे हुए, थोड़े से सामान्य विचार कि आजकल तो मेंस फिल्म से बिल्कुल यूज कर रहे हैं। हीरो हीरोइन मतलब जो जितने भी आपके एक्टर वगैरह होते हैं, बहुत सारे लोग लिपस्टिक वगैरह इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग शेड आती है, ठीक है, पता होगा। चलो क्लियर हो रहा है ना। तो इससे क्या पता चला, सोच का एक पता चला, व्यक्तित्व का पता चला, विचार का पता चला, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, विषय आत्मबोधन परीक्षण, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, विषय आत्मबोधन परीक्षण, किसके द्वारा, मुरे मॉर्गन के द्वारा दिया गया। देखिए चीजें दी गई और डिटेल में जो मैंने एक्सप्लेन कर दी हूँ। अंत में सादा कार्ड देकर, है ना, अंत में प्लेन कार्ड दे देकर बताओ आपने क्या क्या देखा, क्या क्या मन में आया। तो मेल डोमिनेंट चीजें याद रखा है, फीमेल डोमिनेंट चीजें याद रखा है, या फिर आपकी
मिक्स वाली चीजें याद है ना, क्या क्या आप किस तरीके की चीजें याद रख रहे हो, मेन फीमेल वाली कोई चीजें नहीं दिखा, साड़ी है ना, सूट वाली चीजें देखिए, तो उसमें कुछ चीजें याद नहीं रहा है, तो उससे व्यक्तित्व को थोड़ा सा अंदाजा लगाया जाता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, अपने मन से चित्र बनाकर कहानी, और उससे क्या बनाने को बोलते हैं, कहानी लिखने को कहा जाता है। लिखी गई कहानी के आधार पर, ठीक है, पर्सनैलिटी का मेजरमेंट होता है, व्यक्तित्व का मापन होता है। बढ़िया बात, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आता है बाल आत्मबोधन परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रिशिएशन टेस्ट। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, बेलॉक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर बेलॉक के द्वारा इसको दिया गया है। देखिए इस परीक्षण में कितने कार्ड, पूरे परीक्षण में टोटल कितने कार्ड, 31 कार्ड है ना। तो बेलॉक के द्वारा जो दिया गया उसमें कितने कार्ड, 10 कार्ड होते हैं, जिनमें जानवर से संबंधित परिस्थितियों का चित्र बना होता है, जिसे 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चित्र को दिखाने के बाद बालक का भावना एवं प्रतिक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। ठीक है, 3 से 10 साल का है, 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हीं से व्यक्ति के या बच्चे के व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया है ना। ये दिस टेस्ट कंसिस्ट टाइप वगैरह, और ये था हमारा पूरा की पूरा टॉपिक इसका, व्यक्तित्व का मापन। ये हो रहा है ना, यही हमारा टॉपिक क्या था, व्यक्तित्व का मापन। अब अगर देखिए हम व्यक्तित्व वाले चैप्टर की शुरुआत में अगर जाए, है ना, कि हमने क्या क्या देखना था और क्या क्या पढ़ना था व्यक्तित्व वाले टॉपिक में, तो हमारे यहाँ पे सारी चीजें क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है ना, व्यक्तित्व से रिलेटेड हमने सारी चीजें कवर कर लिया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। हाँ, पिछले वाले स्लाइड में था, हमने सारी चीजें व्यक्तित्व से रिलेटेड कवर कर ली है। तो आज हमारा व्यक्तित्व वाला भी चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, व्यक्तित्व वाला चैप्टर भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे मेजरमेंट वाले, ठीक है, पर्सनैलिटी वाले। फटाफट शुरू कर देते हैं, सारे एमसीक्यूज हैं यहाँ। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेक्निक। आप लोगों को बताना है फटाफट, इनमें से कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है, कौन सी होगी, है ना। ऑप्शन क्या है, देखिए जरा, खेल तकनीक, शब्द साचार्य परीक्षण, चित्र साचार्य परीक्षण, या व्यक्तिगत अध्ययन। तो किसको आप बोल सकते हैं, इनमें में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है, किसको बोला जा सकता है। खेल तकनीक याद रखिए, कार्ड वगैरह वाली चीजें भी किसमें आ जाती हैं, एक तरीके का गेम होता है। पहला वर्ड जो आ रहा है आप बोलो, क्या होता है, गेम होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत अध्ययन, ठीक है, प्रक्षेपण तकनीक, प्रक्षेपण तकनीक में कहा व्यक्तिगत अध्ययन, इंटरव्यू होने वाला व्यक्तिगत अध्ययन को पहले भी दी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट वाला क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन। ठीक है ना, केस स्टडीज वाली अगर बात करें तो प्ले टेक्निक, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पिक्चर में तो केस स्टडीज की बात करें, व्यक्तिगत अध्ययन की बात करें तो आ जाता है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, है ना, व्यक्तित्व को मापने की एक थेमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी इज आत्मनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेपीय तकनीक है, या प्रयोगात्मक तकनीक है। कौन सी तकनीक है ये, थीमेटिक एप्रिशिएशन टेस्ट, है ना, ये तरीके की प्रक्षेपीय तकनीक है। इस तरीके प्रोजेक्टिव थीमेटिक एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन से आप लोग हिसाब लगा सकते हो। अभी हमने एप्रिशिएशन वाली चीज अपने यहाँ पे देखी थी, चाइल्ड एप्रिशिएशन, चिल्ड्रन एप्रिशिएशन टेस्ट, ठीक है, उसमें हम उसी तरीके से अगर मैं क्वेश्चन देखा हूं तो आप इधर से देख सकते थे थीमेटिक, कौन सा, थीमेटिक, थीम्स वगैरह दिखाना, इमेजेस दिखाना, चित्र दिखाना, है ना, और प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की टेक्निक हो सकती है, ये प्रक्षेपीय टेक्निक हो सकती है। ये समझ में आ रहा है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल अंतर बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? बाल अंतर बोध, ठीक है, बेलेक, इसमें बेलक लिखा हुआ है, बेलेक लिखते हैं, बेलेक, बेलेक पढ़ते हैं, बेलाक पढ़ते हैं, ठीक है, बेलाक, ठीक है। चलो क्लियर है ना? ये वाला बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी हमने देख लिया क्या आंसर होगा इसका, बेलाक, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोशार्क का शाही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति, परिस्थिति या टीएटी के बारे में तो अभी आप लोगों ने चौथे का कौन सा नहीं है, ठीक है, सिचुएशनल टेस्ट, आंसर क्या हो जाएगा? परिस्थिति परीक्षण वाला हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर हो जाएगा भाई, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है? सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, ऑप्शन अलग है, ठीक है ना, ऑप्शन अलग है। रोशार्क, शब्द, समाचार, वाक्य पूर्ति, अवलोकन, कौन सा? बिल्कुल ऑब्जर्वेशन टेस्ट, ठीक है ना। चलो ऑब्जर्वेशन टेस्ट यहाँ पे नहीं है, अवलोकन वाला टेस्ट यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस परीक्षण में अस्पष्ट चित्र दिखाने व्यक्ति से कोई कल्पनात्मक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है? कौन से टेस्ट में अस्पष्ट चित्र दिखाया जाए? अस्पष्ट मतलब ठीक है ना। चलो तो कौन सा हो जाएगा? रोशन शाही मसीह धब्बा परीक्षण, वहीं पे आप लोग को दिया गया है, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट इसी में देखते हैं क्वेश्चन। एक प्रक्षेपी प्रविधि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित करने की वह विधि है जो, फटाफट आंसर बताना इसका आप लोग। ठीक है, जिसका आंसर थर्ड है वो करेक्ट आंसर है ना। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आ सकता है। आप लोग को अगर टाइम कम लग रहा हो ऑनलाइन वालों को, तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, फिर उसके बाद उसका आंसर दोगे, ठीक है ना। चलो क्लियर है, फिर भी 5 से 10 सेकंड में दे रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ के क्वेश्चन कर सकते हो। 16 याद आ रहा है? प्रश्नावली को किसने विकसित किया है? ठीक है, किसने किया है? फटाफट बताओ, किसके द्वारा दिया गया ये? ठीक है, 16 PM। देखो अगर याद नहीं आ रहा है तो एक बार सारी चीजों का अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने पहले बताया था आप लोगों को, ये सारी चीजें अक्सर पूछी जाती है, ठीक है ना। ठीक है, यही सारी चीजें क्या होती है, पूछ ली जाती है। ये देखो यहाँ पे आ जाएगा ये, एक सेकंड, ये रहा, ठीक है ना। ये किसके द्वारा लिया गया? के द्वारा PM16। बहुत अच्छे से देखिएगा, मैंने बताया था ये PM16 के नाम से ही पूछ लिया जाता है कि ये PM16 क्या है। क्लियर हो रहा है? तो हमारा क्वेश्चन कौन सा रहा? ये वाला रहा, नहीं ये वाला नहीं है हमारा क्वेश्चन, नहीं वाला। आंसर क्या होगा? रेमेंड कैटल्स, ठीक है। who has developed 16 PM क्वेश्चन है, ये हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपण नहीं है? प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, फटाफट आप लोग आंसर नहीं है का ठीक है। व्यक्तित्व का प्रक्षेपण, प्रक्षेपण पे अगर ध्यान दो तो व्यक्तित्व मापन सूचियां, व्यक्तिगत, अगर हम व्यक्तिगत किसी से मिले तो प्रक्षेपण नहीं है, व्यक्तिगत व्यक्तिगत वाली चीजें हैं। फिर वाक्य पूर्ति, शादी का क्या दिख रहा है आपको? थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट, ठीक है, ठीक है, टीएटी वाली, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। आंसर क्या होगा? आंसर हमारा पिछले वाले का होगा, फर्स्ट पर्सनालिटी इन्वेंटरीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब पिछली क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बालक के विकास
कि किस अवस्था में इलेक्ट्रा एवं ऑडिपस ग्रंथियों का विकास प्रारंभ होता है। इन विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस बिगिन टू डेवलप। फटाफट बताइए आप लोग। ठीक है, ठीक है, हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में देखा गया था, ठीक है, कि चाइल्ड डेवलपमेंट ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस, मतलब हमने देखा था कि बच्चे को क्या हो रहा है, ओरल वाली चीजें, मतलब वो अवस्था कब आ रही है जब बच्चे इन सारी चीजों को पहचानने लग रहा है। ठीक है, तो आंसर कौन सा था हमारा, बाल्य अवस्था। ठीक है ना, अगर आप प्रीवियस क्लास में तो देखोगे तो बाल्य अवस्था के समय बच्चा समझने लगता है ये सारी चीजें कौन सी है और कौन सी नहीं है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गया। ठीक है, तो कौन सा होगा हमारा आंसर, बाल्य अवस्था होगा। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इसका आंसर क्या होगा भाई, बाल्य अवस्था। ठीक है, चलो, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, फटाफट आंसर करते हैं, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। मैंने बताया था इधम और सुपर ईगो के बीच बैलेंस ही क्या कहलाता था, ईगो कहलाता था, अहम कहलाता था। क्या कहीं बोला है कि इधम और सुपर परम अहम के बीच बैलेंस, ठीक है, इधम और परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता था, वो तो ठीक है। इधम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया, इधम एवं अहम ये सेकंड गलत, अहम एवं परम अहम ये भी गलत। ठीक है, मजबूत अहम को बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, मजबूत अहम। अगर कंफ्यूजन भी हो तो हमें ऑप्शन देख के थोड़ा सा लगा लेना चाहिए, क्या हो जाएगा, मजबूत अहम को बनाया जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, चलो क्लियर है नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर क्या होगा हमारा, स्ट्रॉन्ग ईगो इज मेंटेन्ड। फ्राइड के विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है, किस व्यवस्था को प्रारंभिक क्या है, which stage is considered as elementary school age according to Freudian stages of development। फटाफट इसका आंसर दें। कौन सा, ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, सैनिक स्टेज शैशवावस्था है इसका आंसर होगा। कहीं कहीं अव्यक्त अवस्था में भी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, लेटेंसी स्टेज, लेकिन ध्यान देना देखोगे तो समझ में आ जाएगा, प्रारंभिक स्टेज जो आ जाती है वो यहीं से होती है। ठीक है ना, चलो क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन थे, कौन से ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक कौन थे, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबिडो क्या काम शक्ति है, लिबिडो का बारे में हमने देखे क्वांटिटेटिव में, लिबिडो क्या है, ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी, यौन ऊर्जा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लिबिडो काम शक्ति। ठीक है, चलो, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का लैंगिक चरण आता है, फटाफट बताना है। फ्रायड के अनुसार लैंगिक चरण 3 से, जिसका भी आंसर यहाँ पे 3 से 6 वर्ष आ रहा है उसका आंसर करेक्ट है। 3 से 6 वर्ष की उम्र में ये सारी चीजें आती हैं। चलो क्लियर है ना, देख चुके हैं हम ऑलरेडी। नेक्स्ट, एक बालक अपने अध्यापक से रुष्ट है और पर अपना क्रोध उन पर प्रकट नहीं कर सकता, वह एक छोटी उम्र के बालक को थप्पड़ मार देता है, यह किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है। इसको आप लोग कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, उससे आपका गुस्सा किसी और पर डिस्प्ले कर दिया, विस्थापन कर दिया, है ना, ये क्या होता है, विस्थापन। ठीक है ना, रिप्रेशन, रिप्रेशन मतलब तो होता है तो अफसोस वाला, रिप्रेशन वाला अलग चीज होता है।
विस्थापन से ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, जैसे बॉस, पति को बॉस ने डांटा, पत्नी ने घर में आके वाइफ किसको गुस्सा करेगी, वाइफ ने बच्चे को दो जाने वाला जो बना वही था। ठीक है, इस तरीके की चीजें अक्सर देखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अनुभूतियों, विचारों, इच्छाओं तथा स्मृतियों का भंडार जो हमारी चेतना जागरूकता से बाहर है, इसको माना जाता है, इसको जाना जाता है। किस नाम से? जो हमारी चेतना के बाहर है, जो हमारी चेतना, देखो जो हमारी चेतना जागरूकता से बाहर है, ध्यान देना थोड़ा सा, चेतना जागरूकता से क्या है, बाहर है। बिल्कुल, इसका आंसर क्या होगा? अचेतन। इसका आंसर होगा अनकॉन्शियस। इसका हमारी चेतन से बाहर है। ठीक है, अनकॉन्शियस। ठीक है, क्लियर है? 12 वर्ष का विद्यार्थी भाषाई विकास के बाद भी जब छोटे बालक समान व्यवहार करे और तो जैसे अगर आप लोग बच्चे हो, अरे आपका नाम क्या है, हम भी बोलने लगते हैं ना बच्चे को देख के, तो बोले तो ये किस रक्षात्मक युक्ति का उदाहरण है? ठीक है, फटाफट बताना इसका आंसर आपको। प्रतिक्रिया किसी क्रिया का उदाहरण होता है, मतलब क्रिया के अप्रोच में आता है। इधर से कोई क्रिया नहीं होती है, सामने वाला बच्चा हो, सामने में आप उसको देखते ही बोलने लगोगे ऐसे करके, है ना? तो प्रतिक्रिया नहीं, यहाँ पे आएगा आपका प्रतिगमन, रिग्रेशन वाली चीजें आ जाती है। ठीक है, तो उस बच्चे को देख के, जैसे रिग्रेशन, उसको देख के ही अपने आप सारी चीजें आती है। ठीक है, अपने आप वाली जो चीजें होती है वही क्या कहलाता है कि प्रतिगमन। ठीक है, चलो क्लियर हो गया ना? किसी भी तनाव की परिस्थिति में सुरक्षा प्रणाली के द्वारा निपटने का प्रयास को होना चाहिए। क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी, इसे भी कॉमन सेंस से किया जा सकता है। अगर आप कोई परेशानी में है, कोई टेंशन है, और उस समय समझदारी से उसको निपटने का प्रयास करना है। ठीक है, तनाव की परिस्थिति में सुरक्षा प्रणाली के द्वारा निपटने, मतलब समझदारी, सुरक्षा प्रणाली से हाइपर नहीं होगा, समझदारी से काम करो, एंग्जाइटी से नहीं कर रहे हो, अनकॉन्शियस किससे कर रहे हो। इधर क्या नजर आ गया आपका? चेतन और अचेतन दोनों। कैसे होगा समझिए, चेतन या अचेतन कैसे होगा? उस समय आप कोशिश करोगे, याद करोगे, आग लग गई मानो किसी की, क्या बनाया गया था, आग लगने के समय क्या करना है, ऊपर के समय क्या करना है, टेबल के नीचे बैठना है, घर के बाहर निकलना है, खुले मैदान में जाना है, गाड़ी के अंदर नहीं बैठना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और चेतन वाली बुद्धि तो आप साथ ही साथ चेतन, उसको तुरंत समझ भी रहोगे, नहीं इस समय नहीं करना चाहिए, इस समय तुरंत ये काम करना चाहिए। चेतन और अचेतन दोनों। ठीक है, चेतन है बच्चों को साथ में लेकर बाहर निकलो, अचेतन है क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है। हाँ ठीक है, वो सारी चीजें, आग लग गई तो कपड़े पहनना, हाँ गीला कपड़ा कर लो। किसमें? अचेतन वाली चीजें नहीं, अचेतन है, अनकॉन्शियस माइंड में आपके जो चीज आप भूल भी चुके हो, लेकिन उस समय हम जोर देते हैं कि इस परिस्थिति में क्या करें। आप कार करेंगे या आप आप जोर दोगे, कहीं ना कहीं आप दिमाग लगा, या तो एक पैनिक बनवाओगे, लेकिन पैनिक वाली चीज ही नहीं बोलती है। क्या बोल रहे हैं? सुरक्षा प्रणाली के द्वारा निपटने का। पैनिक होकर घबरा के निपट गए तो बात करें, ठीक है, बिगड़ा, लेकिन अगर आप सुरक्षा प्रणाली के हिसाब से काम कर रहे हो तो आप दोनों तरीके का काम करोगे, चेतन भी और अचेतन भी। किस परिस्थिति भले आपको नहीं पता हो, लेकिन आप कोशिश जरूर करोगे कि हम क्या कर सकते हैं, इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं। अचेतन पे जोर दोगे ना, जैसे एग्जाम में जो चीज भूल जाते हैं हम परमानेंटली जोर देते हैं, क्या था इसका आंसर, वैसे तो आप चेतन और अचेतन पे जोर दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, विपिन एक दिवा स्वप्न दृष्टा पुस्तकों मतलब जो चीज है ना, ये नहीं पढ़ते, हाँ है ना, पुस्तकें पढ़ने में रुचि रखने वाला, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने में असमर्थ, अमिलनसार है ना, अमिलनसार और आदर्शवादी बालक है, तब उसके व्यक्तित्व का प्रकार है अमिलनसार और आदर्शवादी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी, उद्यमशील। फटाफट बताइए। बिल्कुल इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी वाली चीजें यहाँ पे आएंगी। ठीक है ना,
क्लियर हो गया है, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्लास से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। शरीर के 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। कौन सा प्रकार? एक क्रिकेट के खिलाड़ी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिल गया था, ठीक है ना? एग्जाम्पल क्रिकेट के खिलाड़ी का सबसे बढ़िया वर्णन करेगा, इज़ोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, एक्टिवोमॉर्फ, ठीक है? इज़ोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और एक्टिवोमॉर्फ, ठीक है? कौन सा अच्छा लगेगा? सबसे पहले क्या हमने एग्जांपल देखा था इज़ोमॉर्फ का, ठीक है? तो सबसे पहले में हमने एग्जांपल देखा था कि भैया धोनी है, हरी हर कूल थोड़ी रहेगा, हरी हर एकदम नॉर्मल है, उसका डिजीज है कौन ले लिया, हरी हर भगवान थोड़ी है, तो इंसान ही कभी ना कभी तो उसका भी वो चीजें हो सकती है ना? चलो तो आंसर क्या होगा? इज़ोमॉर्फ। चलो क्लियर है आंसर। नेक्स्ट, व्यक्तित्व को 3 प्रकारों अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और बहुमुखी में किसने बांटा था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसने बांटा था वो बताना, ठीक है? किसने बांटा था? बिल्कुल योग में, ठीक है ना? सीजी योग द्वारा बांटा गया था, ठीक है? चलो तो आंसर फोर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है भाई? स्पीड अगर लग रहा हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग सोच सकते हो आराम से। व्यक्तित्व विकास में ब्लड एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अनुवांशिकता, वातावरण, अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण या परीक्षाओं की संख्या किसका? ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, ठीक है ना? अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, ठीक है? क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है? चलो आगे देख रहे हैं। निम्न में से किस प्रकार के व्यक्तित्व को हृदय रोगों के खतरे की संभावना वाले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है? ठीक है, देखिए ए बी सी जेड। एक था, बिल्कुल इसका जेड तो देख ही नहीं थे, आंसर आता है ए, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या होगा? पर्सनैलिटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? इनमें से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है ना? कौन सा होगा? सामाजिकता। अगर अंतर्मुखी है सामाजिकता होगी नहीं इसमें, है ना? सामाजिकता है मतलब अंतर्मुखी नहीं, समाज में अच्छे चल रहा है, ठीक है? चलो क्लियर हो गया, ये था हमारा आज का पूरा मतलब व्यक्तित्व का टॉपिक, ठीक है ना? नेक्स्ट शुरू करें, चलता है। देखो नेक्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा? चिंतन। थर्ड लास्ट चैप्टर है थिंकिंग, ठीक है ना? कौन सा आ रहा है? चिंतन। क्या क्या जानना है इसमें? व्हाट इज थिंकिंग, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, स्टेप्स ऑफ थिंकिंग, मीन्स ऑफ थिंकिंग। मतलब चिंतन क्या है, चिंतन के प्रकार, चिंतन के चरण, ठीक है ना? और चरण नहीं होगी, चरण होगा, चिंतन के चरण और चिंतन के कारण, ठीक है ना? तो इसकी क्लास हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है? आज की क्लास आप लोगों को रिकॉर्डेड दी जा रही है ना? मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।